डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मॉडल पेपर के सेक्शन ए को एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था और उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे। तो आज जो है वो हम मॉडल पेपर के सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन को भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किन जो है वो चैप्टर में से सवालात आ रहे हैं। ये मॉडल पेपर जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि कराची बोर्ड के की जो वेबसाइट है उस पे ये जो है वो अपलोड हुआ है और पेपर भी जो है वो बस अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस हवाले से ये जो है वो मॉडल पेपर का सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन सी जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो वो जो है वो उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इतने नहीं होते। हाँ, रूब्रिक्स बेस्ड जो है वो क्वेश्चन अब जो है वो शामिल किए जाएंगे अब, क्योंकि जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है। ई शीट पे जो है वो आप लोगों को पेपर देने हैं और रूब्रिक बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो पेपर हैं। रूब्रिक बेस मींस अगर एक सवाल में जो है वो 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं तो तीनों के एक एक नंबर होंगे, या फिर जो है वो 2 पॉइंट्स के जो है वो एक एक नंबर होंगे और तीसरे पॉइंट्स के जो है वो 2 नंबर होंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर। तो ये इस लिहाज से भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो 9 जो है वो क्वेश्चन करने होते हैं। जो है वो अब हर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें से कोई एक पार्ट चूज़ करना होता है। 9 क्वेश्चन के जो है वो हर क्वेश्चन का एक जो है वो 4 मार्क्स होते हैं। तो 9 क्वेश्चन के जो है वो 36 मार्क्स होंगे टोटल इस बी सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन के। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके जो है वो 32 मार्क्स होते हैं। उसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग सेक्शन जो है लॉन्ग क्वेश्चन या फिर सेक्शन सी जो है उसके अंदर। तो इसको जो है वो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ एन आइडियल बैंकिंग एंगल for a turn of 1.20 kilometer radius on a highway with a 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट। आइडियल बैंकिंग एंगल जो है वो हमसे पूछा गया है, रेडियस हमें दिया हुआ है जो कि हाईवे का जो कर्व है उसका, और जो स्पीड है वो हमें दी हुई है। डेटा बनाएंगे, डेटा में हम रेडियस लिखते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट जो है हमारा ऐसा यूनिट उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से स्पीड जो है उसको भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आइडियल बैंकिंग एंगल हमें मालूम करना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। जो है वो पैटर्न आप देख सकते हैं। फार्मूला फॉर एन आइडियल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर जो है वो रेडियस है, जी जो है वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी को भी आप डेटा में शामिल करें जो है वो भी आप डेटा में लिख सकते हैं। अब उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये 29.17 जो है ये जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड है, और जो रेडियस है और ग्रेविटी की वैल्यू हमने tan ली है। ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। उसके बाद एंगल मालूम करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास निकला है यहाँ पर 4.05 डिग्री। तो ये आइडियल बैंकिंग एंगल निकला है जो है वो कर्व का। क्योंकि जब जो है वो व्हीकल या फिर जो है वो कोई भी जो है वो कार या फिर जो है वो गाड़ी ये मूव कर रही होती है किसी कर्व में, तो फिर जो है वो क्या होता है कि उसको हमने जो है वो उसके कर्व को ओवरकम करने के लिए या फिर जो है वो उसके जो है वो स्लिप होने को उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना होता है कि
बैंक एंगल जो है वो सेट करना होता है, ताकि जो है वो गाड़ी स्टेबल रहे। गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए ये हमारे पास जो है वो बैंकिंग एंगल होता है। तो ये जो है वो आप इस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं, प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ये तो बहुत आसान है, इसको हमने डायमेंशनली प्रूव करना होता है। ये आपकी जो है वो चैप्टर 1 मेजरमेंट का ही टॉपिक है। तो इसको हम कैसे जो है वो प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने जो है वो इसमें सॉल्यूशन में पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी जो है वो इस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी जो है वो वैलिड होगा, सही होगा। तो न्यूटन को फिर जो है हम डायरेक्ट जो है वो इसकी डायमेंशन पुट कर देंगे यहाँ पर जो है वो बाकी राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो हम बेस यूनिट में लिखेंगे और उसके बाद उसके यूनिट पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह से इस इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 2s = vf स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहले जो है वो हम इक्वेशन पुट करेंगे, उसके बाद उसके यूनिट जो है वो लिखेंगे, उसके बाद जो है वो फिर उसकी फाइनली डायमेंशन पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप देखें, इसमें 2l स्क्वायर t माइनस 2 आ रहा है इज इक्वल टू l स्क्वायर t माइनस 2 माइनस l स्क्वायर t माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन डायमेंशनली ये बराबर है। डायमेंशनली ये कंडीशन जो है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है, वैसे तो हमें देखने में लगेगा कि ये माइनस हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डायमेंशन इट इज़ पॉसिबल टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू टर्म्स ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। डायमेंशन में एक प्रिंसिपल है जिसको होमोजिनिटी कहा जाता है, उसके ज़रिए आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। सो फाइनली हम नीचे लिखेंगे एक और स्टेप l स्क्वायर t माइनस 2 और ये बराबर हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2। ये जो है वो इस तरह से डायमेंशनली बराबर हो जाएंगी, हैंस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो ये जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इजी क्वेश्चन है। 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप ईच एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ शिप। ये बहुत आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी जो है रिपीट हुआ है। इंटर की बुक में जब हम वेक्टर्स पढ़ते थे उसमें भी ये सवालात अक्सर जो है वो हम सॉल्व करते थे। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। सो आंसर में सबसे पहले डेटा लिखेंगे। डेटा में F1 जो है वो 6000 दिया हुआ है, F2 जो है ये भी हमारे पास 6000 है, ये है F2 हमारे पास, ये भी 6000 है। इसी तरह से एंगल आपको जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड मालूम करना है फोर्स का। सो ऐसी कंडीशन में फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये जो है वो रेडिकल में है। अब जो है वो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है और जो है वो सॉल्यूशन करना है। 6000 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी 6000 का स्क्वायर लेंगे, 2F1 F2 की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस एंगल जो है वो 60 दिया हुआ है। कॉस 60 जो है ये हमारे पास बराबर होता है 1/2 के, ये 1/2 के बराबर है। इसको पुट कर देंगे और जो है वो अब 6000 का स्क्वायर जो है हमारे पास इसके बराबर होता है, ये वैल्यू आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 6000 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी 6000 मल्टीप्लाई होंगे तो जो है वो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। उसके बाद जो है वो ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब तीनों को ऐड कर लें, ऐड करने के बाद इसका जो है वो रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का वो आएगा 10,392 न्यूटन। सो ये जो है ये हमारे पास फाइनली फोर्स निकलेगी और आप देख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ये दोनों फोर्सेस से जो है वो बड़ी है। यानी कि F1 जो फोर्स थी और F2 तो
फोर्स थी, दोनों जो है वो आइडेंटिकल फोर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो आपको ज़्यादा लगेगी। यानी कि एक फोर्स अगर यहाँ से लग रही है, दूसरी फोर्स और यहाँ से लग रही है, एंगल अगर जो है वो 60 डिग्री का होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, यहाँ पर जो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, वो ग्रेटर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 50 ग्राम बुलेट जो है वो फायर हुई है इनटू अ 10 kg ब्लॉक सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट। स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या होता है कि जो है वो एक लॉ यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो सबसे पहले जो है वो हम डेटा लिखेंगे। डेटा में 50 ग्राम जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केजी के अंदर, तो ये 1000 से डिवाइड होगा और केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मास ऑफ ब्लॉक जो है ये 10 kg है। हाइट जो राइजेस हुई है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। स्पीड ऑफ बुलेट कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन बनाएंगे। Fires calculated the speed of the block being fired। फर्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ब्लॉक बीइंग फायर्ड बाय यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो हमने यूज़ करना है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो हमें बताता है कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बुलेट और जो है वो गन की, वो जो है वो बराबर है सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट। ब्लॉक एंड बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी उसका सम जो है वो बराबर हो जाएगा ब्लॉक और बुलेट की पोटेंशियल एनर्जी के सम के। तो काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो यहाँ पे पुट हो गया और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट हो गया। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी चूँकि मालूम करनी है, उसके लिए जो है वो हमने जो है वो इस ब्लॉक जो है उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि ब्लॉक जो है जब उसके ऊपर फायर्ड हुई है तो वो भी जो है वो रिकॉइल हुआ है, तो लिहाजा उसकी स्पीड पहले हम निकाल लेंगे, फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो है वो हम रीअरेंज करके जो है वो इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। वैल्यूज़ पुट करेंगे और v हमारे पास कैलकुलेट हो गया 1.40 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बाय यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। ये जो है हमारे पास लॉ है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर जो है वो ये हमारे पास मोमेंटम हमें मिलेगा। किसके लिए, बुलेट के लिए जो है वो ब्लॉक का मोमेंटम 0 होगा। अब आफ्टर जो है वो फायर के बाद हमें जो मोमेंटम मिलेगा ये हमारे पास की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी m प्लस एम वी। ये हमारे पास जो है वो इसका मोमेंटम हो गया। अब उसके बाद जो है हमने v मालूम करना है। स्मॉल v इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो वैल्यूज़ तमाम हमारे पास मौजूद हैं, स्मॉल m की भी, कैपिटल M की भी और स्पीड ऑफ ब्लॉक भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो सब वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा 281.54 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ईजी जो है वो सॉल्यूशन है, ईजी जो है वो मेथड है, कोई ज़्यादा जो है वो टिपिकल नहीं है, मुश्किल नहीं है। पहले आपने जो है वो ब्लॉक जो है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डेटा में आप देखेंगे तो जहां आपके पास मास ऑफ ब्लॉक और मास ऑफ बुलेट ये दो दिए हुए हैं, इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी भी आपको वेलोसिटी गन की या फिर जो है वो ब्लॉक की वेलोसिटी या फिर और जो है वो बुलेट की वेलोसिटी, ये दो चीज़ें भी आपको गिवन होना चाहिए लाजमी। जब जाके जो है वो आप डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये वाला लॉ पुट करेंगे, यहाँ से v निकालेंगे, फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो पुट करके लिख के जो है वो फिर आप। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड। its motion
its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate the acceleration of car. एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का कहा गया है जो है वो किस जो है वो टाइम के दौरान ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, जब ये इतना डिस्टेंस कवर कर लें। उससे पहले क्या कंडीशन है? उससे पहले कंडीशन है कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये कार जो है वो मूव कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है ये कार मूव कर रही है शुरू में, फिर 5th सेकेंड पे जो है वो जाकर ये इसकी स्पीड चेंज होती है, इसका डिस्टेंस ये जो है वो हो जाता है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास वी आई जो है वो 0 हो जाएगी डेटा में, और जो है वो फिर डिस्टेंस जो कवर हुआ है 5th सेकेंड में उसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि 5th सेकेंड की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस को डिवाइड कर लेंगे 5 सेकेंड जो है वो इक्वल पार्ट्स में, तो फिर 4 to 5 जो है ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस हम बनाएंगे। तो 5 - 4 जो हमारे पास ये जर्नी होगी इसका डिस्टेंस जो है वो 36 मीटर हो जाएगा, और फिर हम जो है वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, S4 कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद S5 कैलकुलेट करना है, देन एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा। तो t = 4 सेकेंड डिस्टेंस इज़ 4 सेकेंड डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये बराबर होगा S4 = 0 × 4 + 1/2 a² ये हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S = VIT + ½ AT²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास VI 0 हो जाएगा, और टाइम t 4 सेकंड के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो है वो हम टाइम 4 लेंगे और एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, टाइम हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ से S4 हमें इक्वेशन 1 हम उसको बना लेंगे, S4 जो है वो at A हो गया। इसी तरह से फॉर t = 5 सेकेंड द डिस्टेंस इज़, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 सेकेंड के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम यूज़ करेंगे, टाइम की जगह से हम 5 सेकेंड लिखेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 12.5 a। इसको भी इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिला आप देख सकते हैं, S5 - S4 ये 36 के बराबर है, इसको हम पुट कर देंगे, बाकी यहाँ से हमारे पास 4.5 आ जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे, 36 डिवाइड हो जाएगा, 36 4.5 से जो है वो 36 को डिवाइड कर देंगे, तो एक्सेलरेशन हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी 8.8 मीटर/सेकंड²। 8 मीटर/सेकंड², ये हमें जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह से जो है वो आगे डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने को कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं न्यूमेरिकल को। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आप देख सकते हैं। इसमें 70 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर in 2 सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर आउटपुट। सो इसमें 70 kg जो है वो मास दिया हुआ है एक मैन का, और जो है वो हाइट इतनी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, वर्क डन कैलकुलेट करना, पावर कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले डेटा में सारी जो है वो वैल्यूज़ हम रख देंगे, उसके बाद फाइंड में हमने वर्क डन मालूम करना है और पावर आउटपुट मालूम करना है। वर्क डन का फार्मूला है W = F × D। इसको जो है वो हम फिर क्या करेंगे, इसको वेट के बराबर करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो फिर हम इस वर्क डन के फार्मूले में इसको रखेंगे mg को, तो ये बराबर हो जाएगा W = mgh, ठीक है। ये वेट है, W = mg के बराबर है, और बाकी जो है वो ये हमारे पास वर्क डन हो गया। वर्क डन जो है वो mgh के बराबर हो जाएगा। d जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 2058 जॉल। नेक्स्ट है हमें पावर आउटपुट का फार्मूला कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, W = mgh के बराबर है, तो mgh लिख देंगे। टाइम हमारे पास t है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे।
पावर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 1029 वाट। तो ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई है। तो दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ -19 कूलम is held in an electric field between the two parallel metal plates 4 centimeter apart, is acted by a force of 10⁻⁻4 Newton. What is the intensity of the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। डेटा में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। चार्ज की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको 100 से डिवाइड करके। ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए वैल्यू होती है, हम जानते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो है वो इसका यूनिट हो गया। उसके बाद फोर्स हमें दी हुई है 10⁻⁻4 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसका हम फार्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 5 × 10⁻⁻15 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका जो है वो यूनिट। तो ये जो है हम वैल्यूज़ पुट करके ये नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका है ए पार्ट। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 27 डिग्री सेल्सियस इज 345 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड एट 127 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड हमें कैलकुलेट करनी है। एज यू नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है, तो लिहाजा ज़्यादा टेम्परेचर होगा स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। तो डेटा हम लिखेंगे, तो डेटा में हम जो है वो इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 273 से प्लस कर देंगे। इसी तरह से ये वेलोसिटी हमें दी हुई है और V0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और टेम्परेचर इनिशियल T0 से। फाइनल टेम्परेचर है ये, और इसको भी हम जो है वो 273 में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है वो वेलोसिटी है हमारे पास जो हमें मालूम करनी है। अब फार्मूला हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट के जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड। इसी तरह से जो है वो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे। फिर जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है। तो V यहाँ पर जो है वो V दोनों V हम इनिशियल और फाइनल, सिर्फ V0 का फ़र्क है, इनिशियल V0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फाइनल V से। आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V0 की वैल्यू हमारे पास 345 और टेम्परेचर जो है वो T हमारे पास 400 केल्विन है, T0 है 300 केल्विन। अब दोनों को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे हम, और जो है वो इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 1.15 जो है वो आंसर आ जाएगा। 345 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड हमें जो है वो 396.75 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 345 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। सो ये जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट, under what conditions the electric flux through a surface will be maximum और minimum। सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मैक्सिमम भी मालूम करना है और मिनिमम पे भी। सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रूब्रिक्स का मैंने आपको बताया था। ये रूब्रिक्स इसी तरह से जो है वो होते हैं, एक सवाल जिस तरह बना हुआ है, तो इसका जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट लिखेंगे, इसका भी 1 नंबर हो जाएगा। कंडीशन आप इसमें 2 बताएंगे अलग अलग, इस कंडीशन का 1 नंबर होगा मैक्सिमम का, इस कंडीशन का 1 नंबर। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1 + 1 + 1 + 1 4 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन बन गया। अब इसमें से कोई एक चीज़ भी आप मिस करते हैं तो 1 नंबर कम हो जाएगा, तो इसको जो है वो रूब्रिक्स कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था।
अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफाइन, हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिख देंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ये जो है वो डेफिनेशन, उसके बाद ये आप डेफिनेशन के साथ लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। अब इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमें बताया गया है, इसका 1 नंबर है। तो यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका यूनिट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी कंडीशन बता देंगे। मैक्सिमम कंडीशन कब बनेगी? जब एंगल दोनों के दरमियान जो है वो 0 डिग्री का होगा। तो जो है वो cos 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएंगे। पहली कंडीशन हो गई, इसका 1 नंबर हो गया। अब दूसरी कंडीशन में जब एंगल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में 90 डिग्री का होगा। द एंगल, द फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज 90 डिग्री। 90 डिग्री 0 नहीं होगा बल्कि 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो होगा तो हमें ऐसी कंडीशन में फ्लक्स 0 मिलेगा, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 हो जाता है। तो ये जो है वो क्वेश्चन 9 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट 3 कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 3 कंडीशंस हमने लिखनी है। तो पहले इंटरफेरेंस बताएंगे। व्हेन 2 और मोर लाइट वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज्ड, they form a new wave pattern. This phenomena is known as interference of light. तो जब दो वेव आपस में मिलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो फिर न्यू वेव पैटर्न बनेगा। इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसकी हमने 3 कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन क्या है? द टू कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। दे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। दे आर इन फेज विद ईच अदर और हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि वो फेज में होनी चाहिए। दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का हो या फिर 90 डिग्री का हो, तो इसको कहते हैं फेज में होना। तो ये 3 कंडीशंस हैं और ये इस तरह से जो है वो हमें इसके भी जो है वो 4 नंबर मिल जाएंगे। सो ये जो है हमारे 9 क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और तमाम ही आप देखेंगे कि तमाम ही क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से लिए गए हैं, किनेमैटिक्स में से बने हैं, इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में से बने हैं, और ये फिज़िकल ऑप्टिक्स के टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह से साउंड वेव जो है इसके टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स से सवाल जो है वो नहीं बने। हो सकता है कि अपकमिंग जो आपका पेपर होगा बोर्ड का, उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स में से भी सवालात बन जाए, तो उसको भी, उसके भी टॉपिक्स को आप थोड़ा सा अच्छे से रिपीट कर लें, याद कर लें। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो ये अच्छी लगी हो आपको या जो है वो यूज़फुल हो, तो इसको जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और उनको भी सवालात के बारे में बता दें कि इस तरह के सवालात हैं और इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर